वर्टिकल सेक्शन सॉरी जो शियर क्रैक जाता है वो शियर क्रैक जाएगा कुछ ऐसे, ये शियर क्रैक जाता है कुछ ऐसे, राइट। तो इस शियर क्रैक को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम ऐसे की ऐसी स्टिरअप, ये स्टिरअप कौन सी है, ये वाली, इसको मैं, हाँ ये देख लो, जो ये स्टिरअप लगा रखी है ना आपने, ये वाली जो स्टिरअप है, सेम ऐसी की ऐसी स्टिरअप में क्या करता हूँ, सपोर्ट के पास में और एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, एक्स्ट्रा में लगा देता हूँ, ठीक है। जो हम लोग यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे दे रहे हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस सेम है, मुझे पता है सपोर्ट पे शियर ज्यादा होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ और एक्स्ट्रा लगा दूंगा। ये तो जो मैं अलग से लगा रहा हूँ, एक्स्ट्रा में लगा रहा हूँ, दैट इज नोन एज द वर्टिकल स्टिरअप, दैट इज नोन एज द वर्टिकल स्टिरअप। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं एडिशनली एक्स्ट्रा में जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वाला जो दे रहा हूँ, सेम चीज है, सब कुछ पूरा का पूरा एज इट इज है। तो ये जो दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज द वर्टिकल स्टिरअप। ये हो जाएगा आपके पास में वर्टिकल स्टिरअप, दिस इज द वर्टिकल स्टिरअप। और ये हो जाएगा शियर क्रैक, दिस इज द शियर क्रैक, दिस इज द शियर क्रैक। दिस इज द शियर क्रैक, क्लियर है। और ये हमने जो डिस्टेंस माना है, ये हमने जो डिस्टेंस माना है, दैट इज द डी डिस्टेंस। क्रिटिकल सेक्शन हमने डी डिस्टेंस तक मान लिया, एंड इट इज द इफेक्टिव डेप्थ डी, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, वेयर इट इज, कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो मैं इसी डायग्राम में बना देता हूँ। तो पहले मैं कंप्रेशन स्टील शो कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में कंप्रेशन स्टील, दिस इज द कंप्रेशन स्टील। और इसको शियर क्रैक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने जो है वो वर्टिकल स्टीरअप लगा दी ऐसा। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो मैं इसके अंदर ये हटा देता हूँ, ये फालतू का क्या है। आप मुझे तो बस इतना बताओ कि ये सारा हटाओ, ये सारा, ये भी हटा दो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपके पास में वर्टिकल स्टीरअप दे रखा है, वर्टिकल स्टीरअप क्या हो जाएगा, दिस इज द वर्टिकल स्टीरअप। इस वर्टिकल स्टीरअप में ये ऊपर वाली लेग होगी 1, ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लेग होगी 2, साइड वाली लेग होगी 3, और इधर वाली जो लेग होगी दैट इज द 4। तो 1 2 3 एंड 4 सेम चीज इस वाली स्टीरअप में भी आएगी, राइट। ये हॉरिजॉन्टल लेग कहलाती है और ये वर्टिकल लेग हो जाएगी, ये वर्टिकल लेग हो जाएगी। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे ये बताइए कि इस शियर को आगे बढ़ने से कौन सी लेग रोकता है, वर्टिकल लेग या हॉरिजॉन्टल लेग। इस शियर को आगे बढ़ने से कौन रोकेगा, वर्टिकल लेग रोक रही है या फिर हॉरिजॉन्टल लेग रोक रही है, टेल मी एवरीवन। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ये जो लेग है, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज द, ये सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, शियर को रोक रहा है। तो ओनली वर्टिकल लेग जो होती है ना, वो शियर को रोक, शियर क्रैक को आगे बढ़ने से, यानी कि प्रोपेगेट होने से रोकती है, ओनली वर्टिकल लेग, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास जो डायग्राम दे रखा है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये जो यहाँ पे क्या करेगा, ये शियर को रोकेगा, यहाँ पे ये शियर को रोकेगा, यहाँ पे ये शियर को रोकेगा, और यहाँ पे ये शियर को रोकेगा। क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द शियर एनफोर्समेंट, और ये दिया जाएगा ASV। ये क्या दिया जा रहा है, इसका एरिया ASV के द्वारा। अब हमारे पास अच्छा, दो शियर एनफोर्समेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं SVU के द्वारा। अगर LSM है तो U आ जाएगा, और WSM है तो ओनली SV आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें
तो अगर आपसे ये पूछा जाए shear force resisted by vertical stirrup that is the VSU कितना होगा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, that is the VSU is equal to मैं भी नॉर्मल लिख देता हूँ WSM से लिख लेता हूँ, VS is equal to क्या होगा, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एक लेग जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो भाई ये जो लेग है यहाँ पे कितना शियर रजिस्ट कर रही है, एक जो है स्टीरअप वो कितना रजिस्ट कर रही है वो निकाल लूं और फिर इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि नंबर ऑफ स्टीरअप से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। भाई एक वर्टिकल स्टीरअप कितना शियर को रजिस्ट कर रही है वो हमने वैल्यू निकाल ली कि भाई ये एक वर्टिकल स्टीरअप इतना शियर को रजिस्ट करेगी, तो उसको मैं नंबर ऑफ स्टीरअप से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो भाई ऑटोमेटिकली मेरे पास में टोटल शियर फोर्स आ जाएगा जो सारी स्टीरअप के द्वारा रजिस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज द ASV एरिया हो गया इनटू सिग्मा ESV दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो ये तो हो गया एक स्टीरअप के द्वारा शियर कितना रजिस्ट हो रहा है वो। नंबर ऑफ स्टीरअप कैसे निकालेंगे, तो ये लेंथ है मेरे पास, एक लेंथ के अंदर मैंने ये बोला कि भाई दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस D है, नहीं मान लेते हैं S है, SV है और टोटल लेंथ D है, तो बताइए कितने पॉइंट होंगे। तो क्या करेंगे, इस लेंथ में इसका डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट आ जाएंगे, हाँ या ना। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, दैट इज द D/SV लिख देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ द स्टीरअप, ये आ जाएगा नंबर ऑफ द स्टीरअप। सो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज द नंबर ऑफ स्टीरअप, ये हो जाएगा मेरे पास में नंबर ऑफ स्टीरअप, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टीरअप एंड दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस। जब मैं परमिसिबल नाम लिख दे रहा हूं तो ये हो जाएगा WSM में परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर मुझे स्पेसिंग निकालना है इसके लिए, तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा, स्पेसिंग दिया जाएगा दैट इज SV इज इक्वल टू D इंटू ASV इंटू सिग्मा ESV डिवाइडेड बाय VS, ये आ जाएगा दोस्तों मेरे पास में WSM में। LSM में अगर मैं बात करूंगा तो LSM में क्या हो जाएगा, LSM में हो जाएगा SVU इज इक्वल टू D इंटू ASV इंटू सिग्मा SV की जगह वैल्यू हो जाएगा 0.87 FY और ये हो जाएगा VSU और ये आ जाएगा मेरे पास दोस्तों इन LSM, दिस इज द LSM। इसमें सब चीजें हम जानते हैं एक्सेप्ट ASV। व्हाट इज द ASV? ASV इज द एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट। तो ये हो जाएगा ASV दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय VS, क्या हो जाएगा, LSM में हो जाएगा SVU इज इक्वल टू D इंटू ASV इंटू सिग्मा SV की जगह वैल्यू हो जाएगा 0.87 FY और ये हो जाएगा VSU और ये आ जाएगा मेरे पास दोस्तों इन LSM, दिस इज द LSM। इसमें सब चीजें हम जानते हैं एक्सेप्ट ASV। व्हाट इज द ASV? ASV इज द एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट। तो ये हो जाएगा ASV दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो दोस्तों मेरे पास में मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन है, ये कंप्रेशन स्टील है और ये हमने वर्टिकल स्टीरअप दे रखा है। इसमें मैं अच्छे से जानता हूं दोस्तों
इसमें मैं अच्छे से जानता हूं कि शियर को जो रजिस्ट करेगा वो रजिस्ट किया जाएगा इन दोनों लेग के द्वारा, इन दोनों लेग के द्वारा, यानी कि वर्टिकल लेग के द्वारा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 लेग वर्टिकल स्टिरअप, 2 लेग वर्टिकल स्टिरअप है ये। तो ये हो जाएगा दैट इज ASV इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू फाइव एस का स्क्वायर। फाइव एस इज द डाया ऑफ द स्टिरअप। अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा बना लेता हूं, लुक एट दिस, मान लो मेरे पास में कुछ इस तरीके से हो गया, ये हमने जो है बार प्रोवाइड कर दी, लुक एट दिस, और यहाँ पे भी हमने बार दे दिया, इसको टाई बार से भी बोलते हैं, ये हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिकल लेग कितना हो गया, 1 2 3, तो यहाँ पे दिया जाएगा, ये हो जाएगा 3 लेग वर्टिकल स्टिरअप, 3 लेग वर्टिकल स्टिरअप, वर्टिकल स्टिरअप। तो यहाँ पे दिया जाएगा ASV इज इक्वल टू 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 5s का स्क्वायर। अगर मुझे इन जनरल लिखना है तो इन जनरल लिखा जाएगा दैट इज ASV इज इक्वल टू n इंटू पाई बाई 4 इंटू 5s का स्क्वायर, जहाँ पे n हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टिकल लेग, नंबर ऑफ वर्टिकल लेग। क्लियर है? 5s is the dia of the stirrup, 5s is the dia of stirrup, ये स्टिरअप का डाया होगा। अब अगर आपसे पूछे, अगर मैं यहां से पूछता हूं, कहां गया डायग्राम, लुक एट दिस, इसमें अगर आपसे पूछें कि भाई बताइए इस वाले के लिए ASV कितना होगा, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारे पास जो रहता है ये वर्टिकल लेग पे डिपेंड करेगा। तो दिस इज द 1 2 3 एंड 4। तो इसमें अगर मुझे ASV लिखना होगा तो लिखा जाएगा 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 5s का स्क्वायर। दिस इज द 4 लेग वर्टिकल स्टिरअप। क्लियर हो गया? सो दिस इज द वे हम लोग शो करते हैं, नोट करिए। नोट करो। SVU और SV क्या है? स्पेसिंग, स्पेसिंग। SV स्पेसिंग है WSM में, SVU स्पेसिंग है LSM में।
डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे क्या पता चल रहा है, इसमें यह पता चल रहा है कि ओनली वर्टिकल लेग जो हैं, ओनली वर्टिकल लेग जो हैं, दिस इज द लेग, ये वाली जो लेग है वो शियर क्रैक को आगे बढ़ने से रोक रही है। ओनली वर्टिकल लेग जो है रोक रही है, इसका मतलब ये वाली लेग का कोई काम नहीं है, ये वाली लेग का कोई काम नहीं है। तो अगर मैं स्टीरअप को जो है क्लोज लूप में ना लगा के, इस पूरे क्लोज लूप में ना लगा के ऐसे भी तो लगा सकता हूं, जब इसका यूज नहीं है तो कुछ ऐसे लगाया जा सकता है, राइट। अगर मैं स्टीरअप को कुछ इस तरीके से लगा रहा हूं, इस तरीके से अगर मैं शो कर रहा हूं, है ना, ये हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस, तो इसको बोला जाता है ओपन स्टीरअप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन स्टीरअप बोलते हैं। और ये वाले स्टीरअप को बोला जाता है क्लोज स्टीरअप। अगर ये शियर एनफोर्समेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज स्टीरअप। तो अब आप मुझे सिंपल सा एक चीज बताइए कि भाई मेरे पास, अच्छा ये सारा क्लोज स्टीरअप को शो कर रहा है, ये आपको जो दे रहा है, ये जो शो कर रहा है दिस इज द क्लोज स्टीरअप, और ये डायग्राम शो कर रहा है ओपन स्टीरअप का। मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से, ओपन स्टीरअप और क्लोज स्टीरअप में से कंक्रीट को ज्यादा कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब अच्छे से पैक कौन करेगा, ओपन स्टीरअप या क्लोज स्टीरअप? ये वाला, इसमें जो कंक्रीट है उसको ज्यादा अच्छे से पैक करेगा, या फिर ये वाला जो है इसके अंदर जो कंक्रीट है उसको ज्यादा अच्छे से पैक करेगा? टेल मी व्हिच स्टीरअप कन्फाइन द कंक्रीट मोर, ओपन स्टीरअप और क्लोज स्टीरअप? दिस इज द क्लोज स्टीरअप, ये हो जाएगा आपके पास में क्लोज स्टीरअप। टेल मी। सो वी कैन से कि अगर ये चारों साइड से पैक होगा तो बेटर तरीके से कंक्रीट को कन्फाइन कर पाएगा। तो क्लोज स्टीरअप जो रहता है कंक्रीट को बेटर तरीके से कन्फाइन करता है रादर देन ओपन स्टीरअप, रादर देन ओपन स्टीरअप। अगर मैं ओपन स्टीरअप के रिस्पेक्ट में कंपेयर करता हूं तो क्लियर हो गया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि भाई क्लोज स्टीरअप जो होता है वो कंप्रेशन स्टील को ज्यादा बेटर तरीके से होल्ड कर पाएगा देन दिस वन, ठीक है। जो क्लोज स्टीरअप है वो कंप्रेशन स्टील को ज्यादा बेटर तरीके, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को ज्यादा बेटर तरीके से होल्ड कर पाएगा, यानी कि कन्फाइन कर पाएगा देन द ओपन स्टीरअप। कैसे? अगर मैं ऐसा देता हूं, मान लो, और ऐसा अगर मैं देता हूं, इसमें कंक्रीटिंग करता हूं, देन इट इज पॉसिबल कि ये इधर जा सकता है, मतलब ये इधर और इधर जा सकता है, पॉसिबल है, राइट। तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को ज्यादा अच्छे से होल्ड करना, मतलब कन्फाइन करना उसको भी, वो ओपन स्टीरअप ज्यादा करेगा बजाय वो क्लोज ज्यादा करेगा बजाय ओपन के, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट ये होता है, मान लीजिए मेरे पास में इस बीम के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लोड जो है, रिजल्टेंट लोड जो लग रहा है वो यहाँ कहीं लग रहा है, यहाँ कहीं लग रहा है, और ये बीम यहीं पे खत्म हो रही है, मान लो यहीं पे खत्म हो रही है। तो क्या होगा, जैसे लोड यहाँ लग रहा होगा तो ये हो जाएगा एसेंट्रिसिटी E, ये हो जाएगा P। तो P इंटू E क्या करेगा, इस बीम के ऊपर मोमेंट एक्ट करेगा, और इसकी वजह से, इस मोमेंट की वजह से क्या होगा, ये बीम जो है कुछ ऐसे रोटेट करेगी, करेगी नहीं करेगी? आप अपने हाथ को हल्का से इस तरीके से रोटेट करेंगे तो आपको फील होगा टॉप और बॉटम के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ रही है, टेंसाइल स्ट्रेस लाइक कुछ डेवलप हो रही है। हल्का सा रोटेट करो, यू कैन फील इट। तो जब ऊपर और नीचे टेंशन आ रहा है, किसकी वजह से? इस टोर्सन की वजह से। तो इसका मतलब ये रहा कि भाई टोर्सन की वजह से जो इफेक्ट आता है वो जो है आउटर लेयर्स पे आता है, और यहाँ पे मुझे जब टेंशन इधर आ रहा है तो मुझे उसको रोकने के लिए ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो है वो रेनफोर्समेंट चाहिए, वो भी इस डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में तो अलग बात है, बट अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट चाहिए। तो अगर बीम के ऊपर टोर्सन अगर आता है तो मुझे हर हाल में यहाँ पे स्टीरअप देना, मतलब ये वाला पार्ट देना ही पड़ेगा, यानी कि क्लोज स्टीरअप देना ही पड़ेगा टू रेजिस्ट द टोर्सन। अगर मैं ये दे देता हूं, अगर मान लो मैंने ओपन स्टीरअप दे दिया और ये जब रोटेट करने लगेगी तो वैसी बात है यहाँ पे कोई है ही नहीं टोर्सन को रेजिस्ट करने के लिए, तो ये जल्दी फेल हो जाएगा,
राइट। तो ओपन स्टिरअप जो रहती हैं वो बेकार होती हैं, यानी कि वीक होती हैं या ज्यादा बढ़िया नहीं होती हैं टोर्सन को रजिस्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, दैट इज इसी के नीचे लिखना है इसके अंदर, तो नोट करके लिख लेते हैं इसको हम लोग। पहला हो जाएगा हमारे पास दिस इज द वन, और ये हो जाएगा लुक एट दिस, हियर इट इज, ठीक है। ये कहलाता है मेरे पास दिस इज द क्लोज स्टिरअप, ये हो जाएगा दैट इज क्लोज स्टिरअप। एंड ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास दैट इज कॉल्ड ओपन स्टिरअप। जो भी हमने डायग्राम देख लिया है, दिस इज द वन। दिस इज द ओपन स्टिरअप, ठीक है। फटाफट डायग्राम बनाओ, उसके बाद में पॉइंट लिखवा देता हूं मैं। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, अरे भाई एलएस, यार एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, एलएसएम में अगर मैं एम लिखता हूं और अगर ये ऐसे लिखा जा रहा है तो ये यू है, वी नहीं आता है यार। एस वी ये स्पेसिंग को डिनोट करता है, ये स्पेसिंग का नाम बता रहा है। अगर मैं कुछ नहीं लिखा हूं तो डब्ल्यूएसएम से होगा, अगर आगे ऐसा कुछ बना देता हूं तो ये एलएसएम का होगा। ये थोड़ा अंडरस्टूड रहिए, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए जैसे मान लो मैंने टी यू लिख दिया, या मैंने वी यू लिख दिया, या मैंने डब्ल्यू यू लिख दिया, कुछ भी अगर आगे यू लगा दे रहा हूं तो वो फैक्टर्ड हो जाएगा और वो एलएसएम का होगा। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाता हूं, ये वाला पार्ट नहीं लगाता हूं, इसका मतलब ये है कि ये डब्ल्यूएसएम से है और ये नोटेशन का नाम है, एस वी डिनोट द स्पेसिंग। If nothing is mentioned, इसके आगे और कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं तो ये डब्ल्यूएसएम से होगा, अगर यू मेंशन कर देता हूं तो एलएसएम से होगा। ऐसा कोई नोटेशन नहीं होता कि ये वीवी बन रहा है, वीवी बन रहा है, ऐसा कोई नोटेशन है ही नहीं। सो थोड़ा ध्यान रखो ये। चलिए तो पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, closed stirrup are better than open stirrup. Closed stirrup are better than open stirrup. Better than open stirrup because it confine concrete better. It confine concrete better. It confine concrete better. It resist torsion. It resist torsion better. It hold the compression steel बेटर, ठीक है। तो जो हम 3 स्टेटमेंट लिखने वाले थे उसको मैंने एक में ही इसमें शो कर दिया। लुक एट दिस, ओपन स्टिरअप में कंक्रीट इम्पैक्ट अच्छे से, अच्छा होगी एंड बेटर देन, हाँ ठीक है अंकित। अच्छा क्लोज डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो फिर मैं आपसे पूछता हूं।
चलो, तो यहाँ पे कोई डाउट कोई शो नहीं कर रहा कमेंट में। तो हमने क्या बोला कि भी दो स्टीरअप के बीच में स्पेसिंग इतनी है SVU। अगर मैं WSM में लिखूंगा तो SV लिखूंगा और LSM में लिखूंगा तो SVU हो जाएगा। D डिस्टेंस है तो मैं कितना स्टीरअप होगा वो मैं सारा बता सकता हूँ, 5 या 6 जो भी आता है, D डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, सो आई विल गेट द नंबर ऑफ द स्टीरअप। अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा जो शियर होता है वो सपोर्ट पे होता है, और हमने क्रिटिकल सेक्शन जो मान के चले हैं वो मान के चले D डिस्टेंस पे। क्रिटिकल सेक्शन हम लोग D डिस्टेंस पे मान के चले। अगर मैं स्टीरअप जो वर्टिकल स्टीरअप है एग्जैक्टली एट द सपोर्ट, एग्जैक्टली एट द फेस ऑफ सपोर्ट देता हूं, तब इसका कोई रोल नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने शियर एनफोर्समेंट एग्जैक्टली यहीं पे दे दिया, जो मैंने ये अभी ग्रीन कलर ये जो शो कर रहा हूं, दिस इज एग्जैक्टली एट द फेस ऑफ सपोर्ट, तो इसका कोई रोल नहीं होगा, इट इज वेस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर पॉइंट ये आता है कि पहला जो वर्टिकल स्टीरअप है वो आप कहां पे देते हैं, तो फर्स्ट वर्टिकल स्टीरअप जो दिया जाता है वो 50 mm की डिस्टेंस के अंदर हमें देना होता है। द फर्स्ट वर्टिकल स्टीरअप इज प्रोवाइडेड विद इन 50 mm डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, एंड देन फिर आप लोग स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे समझ में? तो इसमें पॉइंट करके लिखो, इसमें पॉइंट करके लिखिए, द फर्स्ट वर्टिकल स्टीरअप इज प्रोवाइडेड, the first vertical stirrup is provided within 50 mm distance. The first vertical stirrup is provided within 50 mm distance, within 50 mm distance from face of support, from face of support, from face of support. चलिए, सो ये तो हो गया हमारे पास में वर्टिकल स्टीरअप। अच्छा, एक चीज और यहीं पे बता दो, हमने अभी भी क्या बोला कि भाई वर्टिकल स्टीरअप क्या है, ये ही है, मतलब सेम ये की स्टीरअप है, बट यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, D डिस्टेंस में ज्यादा दे देते हैं और इसमें ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शियर का इफेक्ट आता है, हाँ या ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखता हूं तो क्या होगा, लुक एट दिस। अगर मैंने ये बात करी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो क्या शो हो रहा है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो पार्ट आ रहा है मेरे पास शियर वाले के लिए, और ये हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगा शियर। क्लियर है? मैं इसमें, अच्छा ये बीच में जो लगा है वो मेरे पास में हो जाएगा ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट है। एक ही चीज सेम ये का ये स्टीरअप मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा लगा दे रहा हूँ शियर को रजिस्ट करने के लिए। अब इसी चीज को लेके एग्जाम के अंदर SSC JEN में और स्टेट POs में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। क्या पूछे गए? उन्होंने इन सब को कॉमन नाम बोल दिया वर्टिकल स्टीरअप, इनको सबको नाम बोल दिया दैट इज द वर्टिकल स्टीरअप, या फिर इसको बोल दिया शियर एनफोर्समेंट। और क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट इंक्रीजेस या डिक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बीम। अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ बीम की तरफ जाता हूं, तब ये जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शियर आता है, तो शियर आता है तो भाई यहाँ पे हम लोग स्पेसिंग क्या रखते हैं, कम रखते हैं। D डिस्टेंस के बाद में स्पेसिंग कांस्टेंट होने लग जाती है, तो सपोर्ट के ऊपर D डिस्टेंस में स्पेसिंग कम रहती है, सेंटर पे स्पेसिंग ज्यादा रहती है, अगेन इस सपोर्ट पे स्पेसिंग कम हो जाती है। तो स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप एट द सपोर्ट इज लेस and spacing of the vertical stirrup at the center
ऑफ द बीम इज मोर, ज्यादा होती हैं। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, और ये समझ के भी करना है, ऐसे ये सारे पॉइंट लिखे नहीं जाएंगे, इतना तो ऑब्जर्वेशन थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। क्लियर हो गया सबको? चलिए, सो ये हो जाएगा जो हमने शो किया है। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है, दैट इज व्हाट, इंक्लाइंड स्टीरअप। दूसरा आ जाएगा दैट इज इंक्लाइंड स्टीरअप। नेक्स्ट हो जाएगा इंक्लाइंड स्टीरअप। तो इंक्लाइंड स्टीरअप की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, सेम डायग्राम हो जाएगा हमारे पास, सिंपल, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। अब मैं इसमें ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट शो नहीं करूंगा, आप हियर इट इज, एंड इसमें जो, अच्छा इसमें टेंशन एनफोर्समेंट हो जाएगा, दिस इज द AST एंड दिस इज द ASC, दिस इज द ASC and we know that it is the shear crack, it is the shear crack, this is the shear crack. Now my dear friends, हम ये जानते हैं reinforcement के बेसिक से कि reinforcement always provided perpendicular to the crack. This is the shear crack which is inclined at 45 degree with the horizontal. To prevent propagation of this crack, we need to provide the reinforcement inclinedly. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो reinforcement दिया जाएगा वो हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने inclined किया कुछ ऐसे, look at this, और ये हो जाएगा this is the one, this is the one, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, this angle is the 90 degree. This is the shear crack, this is the shear crack, और ये डिस्टेंस में वही रख ले रहा हूँ, this is the D डिस्टेंस, और इनके बीच में जो स्पेसिंग है that spacing is the SV, अगर WSM है तो, और LSM होगा तो ये SVU हो जाएगा। ओके, सो हियर इट इज, एंड हाँ यहाँ पे ये यहाँ पे shear को रोकेगा आगे बढ़ने से, राइट, एंड इट इज द इफेक्टिव डेप्थ D, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ D, और इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज द ASB, दैट इज द ASB। क्लियर है? तो ये कहलाता है इंक्लाइंड स्टीरअप। अगर आपसे ये पूछा जाए बेंट अप बार, इंक्लाइंड बार और वर्टिकल, बेंट अप को छोड़ो भी, हमने पता नहीं है। अगर आपसे ये पूछे कि इंक्लाइंड और वर्टिकल में से थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा और बेटर तरीके से शियर को कौन रजिस्ट करता है, तो शियर को वो रेनफोर्समेंट सबसे ज्यादा या बेटर तरीके से रजिस्ट करेगा जो शियर की वजह से क्रेक जो आया है उस क्रेक के परपेंडिकुलर रेनफोर्समेंट है। आगे समझ में? ये सब में है। अगर मैं बेंडिंग में पूछता हूं तो बेंडिंग के अंदर भी कहानी यही है कि कोई सा भी क्रेक, चाहे वो शियर की वजह से हो, चाहे वो बेंडिंग की वजह से हो, चाहे टोर्सन की वजह से हो या किसी की वजह से हो, कोई भी क्रेक को अगर हमें बेटर तरीके से रजिस्ट करवाना है, प्रोपेगेट होने से रोकना है, तो उस क्रेक के परपेंडिकुलर एनफोर्समेंट दे दीजिए। द क्रेक जो है वो प्रोपेगेट नहीं होगा और बेटर तरीके से वहां पे फोर्सेस रजिस्ट होंगे या स्ट्रेसेस रजिस्ट हो जाएगी। तो मेरे पास में क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो है शियर क्रेक, इसके परपेंडिकुलर हम लोग ये रेनफोर्समेंट देते हैं और ये हम लोग एंगल मान लेते हैं, सपोज करिए फाई एंगल है, यहाँ पे हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं फाई एंगल पे। एल्फा ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लेते हैं ये, अरे यार सपोज करिए ये एल्फा एंगल पे लग रहा है, ठीक है, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि भाई सबसे बेटर तरीके से जो रजिस्ट करता है वो रजिस्ट करता है इंक्लाइंड स्टीरअप शियर को। लेकिन फिर भी हम अगर नॉर्मल बिल्डिंग देखें तो भाई ये मेरे पास नॉर्मल बिल्डिंग के ही डायग्राम है, लुक एट दिस, ये नॉर्मल बिल्डिंग के ही है।
अच्छा ये तो रेनफोर्समेंट साइड पे ही लगा हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो कहीं पे भी मेरे पास जो है वो इंक्लाइंड स्टीरअप नहीं दे रखा है। यहाँ पे हमने इंक्लाइंड स्टीरअप नहीं दिया है। लुक एट दिस, यहाँ पे हमने नहीं दिया है। कारण ये है कि सबसे बढ़िया तो इंक्लाइंड है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम साइट पे कंक्रीटिंग करते हैं तब उस टाइम ये पॉसिबल है कि इंक्लाइंड स्टीरअप अपना एंगल चेंज कर ले। हो सकता है हमने जो है 45 डिग्री एंगल पे लगाया हो या 60 डिग्री एंगल पे लगाया हो। जब हम साइड पे कंक्रीटिंग करते हैं या उसको लगाते हैं, जैसे ये लगाया जा रहा है, तो पॉसिबल है कि ये एंगल हमने बोला था थ्योरेटिकली कि 45 डिग्री रहना चाहिए, यहाँ पे 50 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कुछ भी वेरी कर सकता है। तो अगर जैसे ही ये एंगल वेरी करेगा तो उस केस के अंदर उसकी रजिस्टिंग कैपेसिटी बदल जाएगी, पहली चीज, राइट। तो फिर ये रहा कि भी साइट के ऊपर अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग बेटर तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, थ्योरेटिकली नो डाउट बेस्ट है, लेकिन उसको साइट पे बनाना भी तो है। तब इंजीनियर ने ये सोचा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात, इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। आगे जाके है तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही या नॉर्मल ऑफिस है, कोई हाई राइज बिल्डिंग है नहीं, अर्थक्वेक जोन में बन नहीं रहा है, बहुत हेवी लोड आ नहीं रहा है, नॉर्मल बिल्डिंग है। और नॉर्मल बिल्डिंग के लिए इतनी एक्यूरेसी से शियर को रजिस्ट करवाने का लॉजिक इतना बनता नहीं है। ठीक है, शियर अगर आ रहा है तो उसको रजिस्ट करवा लेंगे, बट इतना जरूरी नहीं है। तो फिर ये रहा, तब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हम लोग ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट दे रहे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ शियर रजिस्ट कर रहा है। भाई हम जब अगर मान लो ये वर्टिकल स्टीरअप ना दें, वर्टिकल स्टीरअप माने ये हम लोग एडिशनली, एक मिनट कहाँ गया डायग्राम, वापस देखो इसमें। अगर मैं यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा स्टीरअप दे रहा हूं वो अगर ना दूं तो भाई यही स्पेसिंग रहेगी सब जगह, यही स्पेसिंग रहेगी ना सब जगह, ये स्पेसिंग रहेगी सब जगह। जैसे ये डायग्राम है, लुक एट दिस, हियर इट इज, ये रहा, शियर एनफोर्समेंट है ही नहीं इसमें। तो भी अगर यहाँ पे शियर आएगा, तो भी अगर मान लीजिए यहाँ पे शियर आएगा तो शियर को ये वाला भाग तो रजिस्ट करेगा ही करेगा, हालांकि है ट्रांसवर्स, बट कुछ तो रजिस्ट करेगा ही करेगा। तो फिर साइट इंजीनियर ने ये देखा या साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट वहां पे लगा हुआ है वो भी तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा। बिल्डिंग इतनी ज्यादा जो है वो क्रिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल बिल्डिंग है। तब उस केस में हम लोग जो है ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि ये वर्टिकल लेग्स जो हैं 100% शियर तो रजिस्ट नहीं करेगी। 100% तो रजिस्ट वही करेगा जिसमें क्रेक जो है वो परपेंडिकुलर आता है, रेनफोर्समेंट के परपेंडिकुलर रहेगा। बट हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास क्रेक आ रहा है तो उस केस के अंदर ये एंगल मेरे पास, ये वाला एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से बना है, ये वाला एंगल 45 डिग्री तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो रजिस्ट करेगा ही करेगा। अगर मान लो 60 डिग्री एंगल पे भी आता है तो कुछ तो रजिस्ट करेगा ही करेगा, और हमें वैसे ही थोड़ा सा रजिस्ट करवाना है। तब ये रहता है कि नॉन क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो रेजिडेंशियल हो गया, कम नॉर्मल बिल्डिंग्स हो गई, और पूरे लगभग इंडिया में 80% बिल्डिंग तो यही है, 20% हाई राइज है या बहुत हेवी लोडेड के लिए डिजाइन की गई है। तो इनके लिए हमें जो है ये ही एडिशनली लगा के हम लोग जो है वो डिजाइन कर देते हैं। तो आप कभी भी घर पे अगर आपके पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या आपके घर पे ही चल रहा हो तो आप अगर देखेंगे उसमें तो आपको मोस्टली ऐसा ही रेनफोर्समेंट लगा हुआ मिलेगा। लुक एट दिस, इसमें कहीं पे भी शियर रेनफोर्समेंट नहीं है। हमें यहाँ पे शियर को रजिस्ट करवाना तो यहाँ पे जो है क्लोजिंग में दे दिया, सेम स्पेसिंग पे रखते हुए। तो ये ही जो है यहाँ पे शियर रेनफोर्समेंट के तौर पे काम कर ले रहा है, लेकिन नाम नहीं दिया गया। अगर मान लो शियर के लिए ही मान लो मुझे देना होता तब उस केस में क्या आता है, थोड़ा सा और लगा देते उसी के अंदर, तो ये शियर एनफोर्समेंट हो जाता जो मैंने एडिशनली लगाया है। आ रहा समझ में? तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बेटर होता है इंक्लाइंड स्टीरअप,
बट चूंकि साइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, एंड वी आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड, हम इतना नहीं है कि चलो ठीक है नॉर्मल बिल्डिंग है, ये वाला भी अच्छे से रजिस्टर कर लेगा, साइट पे भी आराम से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो है वो टाइम भी बचेगा, सब कुछ बच जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास में ये हम अल्फा एंगल पे लगाते हैं, और इसमें जो स्पेसिंग दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं मैं सीधे फॉर्मूले पे आ जाऊंगा। स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट अगर मैं WSM में देखता हूं तो ये हो जाएगा SVU इज इक्वल टू D इंटू ASV इंटू सिग्मा ESV डिवाइडेड बाय सिग्मा SV डिवाइडेड बाय VS इंटू साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा इन WSM। ये WSM में होगा, सारे नोटेशन वो के वही है। और अगर मैं LSM में देखूंगा तो LSM में जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो हो जाएगी SVU, फिर नोटेशन को लेके रहता है SVU इज इक्वल टू D इंटू ASV इंटू 0.87 FY डिवाइडेड बाय VSU इंटू साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा इन LSM, और जहाँ पे एल्फा हो जाएगा इंक्लिनेशन एंगल ऑफ बेंट अप बार, एल्फा क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइंड बार, तो एल्फा हो जाएगा इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइंड बार, इंक्लाइंड स्टीरअप नोट बार, नोट करिए। हमने माना D डिस्टेंस तक, तो ये हमने D डिस्टेंस तक सारा स्टीरअप दे दिया, हाँ या ना। अब आते हैं तीसरे टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, शियर एनफोर्समेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड बेंट अप बार। तीसरा हो जाएगा मेरे पास में, दैट इज द बेंट अप बार, दैट इज द बेंट अप बार, बेंट अप बार। बेंट अप बार का कंसेप्ट कहां से आया उसको अगर हम जाने तो क्या हो जाएगा, लुक एट दिस, हाँ इसी डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये सारा हटा देते हैं पहले तो, वाला कंसेप्ट बताया था, तब हमने क्या कहा था
कि भाई यहाँ पे हम लोग 2 बार को कर्टेल करके लगा देते हैं, और हमारे पास में शियर क्रैक क्या है, शियर क्रैक जा रहा है कुछ ऐसे, शियर क्रैक जा रहा है कुछ ऐसे, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये शियर क्रैक जा रहा है। और हमें ये भी पता चल गया, अभी क्या पता चल गया कि भाई हमारे पास में अगर मैं इंक्लाइंड स्टीरअप देता हूं, अगर मैं इंक्लाइंड स्टीरअप देता हूं, तब उस इंक्लाइंड स्टीरअप के अंदर जो है वो सबसे बढ़िया होता है शियर को रजिस्ट करने के लिए, सबसे बढ़िया होता है शियर को रजिस्ट करने के लिए। तो इंजीनियर ने ये सोचा कि यार अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कंसेप्ट देखता हूं तो क्या पता चल रहा है कि यहां से क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट है तो यहाँ पे ज्यादा स्टील चाहिए, कम मूवमेंट है तो कम स्टील चाहिए। तो हम क्या करें, हम ये करें कि ये जो 2 बार को मैं कर्टेल कर रहा हूं, अब मैं इनको कर्टेल नहीं करके, मैं इसको कर्टेल यानी कि कट करके नहीं लगा रहा हूं, छोटा लेंथ करके नहीं लगा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसी मेन रेनफोर्समेंट को जो है मैं क्या कर दे रहा हूं, मैं इसी मेन रेनफोर्समेंट को जो है वो कुछ ऐसे कर दे रहा हूं, लुक एट दिस, ये मैंने जो रेनफोर्समेंट लगाया है वो कुछ ऐसे लगा दिया, लुक एट दिस, ये रहा ऐसे, हियर इट इज, दिस इज द वन, दिस इज द वन, ठीक है। तो अब इसमें मुझे क्या मिला, इसमें मुझे ये मिला कि भाई ये है मेन रेनफोर्समेंट, इसमें अलग से मैंने कुछ नहीं लगाया। यहाँ पे देखूंगा तो 5 बार मिल रही है, सपोर्ट पे देखूंगा तो मुझे 3 बार मिल रही है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके परपेंडिकुलर रहता है लगभग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है वो शियर को भी रजिस्ट कर लेगा। तो एक ही बार यहाँ पे बेंडिंग को रजिस्ट कर रही है और यहाँ पे शियर को रजिस्ट कर रही है। तो ये जो बार हमने किया है इस तरीके का, इसको बोला जाता है बेंट अप बार या क्रैंक बार, बेंट अप या क्रैंक बार, ठीक है। राइट, सो दिस इज द वन। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे सो यू कैन सी हियर इट इज, दिस इज द वन। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो क्या हो रहा है इसके अंदर, ये जो बार जा रही, कौन सी जा रही है, हाँ ये वाली, ये जो बार जा रही है यहाँ से होते हुए फिर इसे बेंड करके फिर आगे कंटिन्यूअसली जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो है शियर को, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बेंडिंग को रजिस्ट कर रही है और यहाँ पे शियर को रजिस्ट कर रही है। ये बीम आपको दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे किया गया है दिस वन, और ये जो लेंथ रहता है वो L/4 लेंथ रहता है, जो हम लोग इसमें बेंट अप करते हैं वो L/4 डिस्टेंस तक करते हैं। बाकी सब में इंक्लाइन में और वर्टिकल के अंदर हम लोग जो देते हैं वो हम लोग D डिस्टेंस तक देते हैं, जबकि बेंट अप बार जो होती है वो हम जो है वो L/4 डिस्टेंस तक देते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है वो तो शियर को रजिस्ट कर ही रहा है, ठीक है, सॉरी बेंडिंग को। ये वाला जो पार्ट है वो किसको रजिस्ट कर रहा है, ये रजिस्ट कर रहा है बेंडिंग को। शियर को रजिस्ट करने के लिए जो इस पूरी बार का पार्ट जो यूज में होगा एक्चुअल में, दैट इज ओनली दिस वन, ओनली यही पार्ट ऐसा है जो शियर को रजिस्ट करेगा। इंक्लाइंड पोर्शन ओनली जो है वो शियर को रजिस्ट करेगा, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। ये जो लग रहा है इसका कोई रोल नहीं है, और ये वाला जो लग रहा है ये बेंडिंग के लिए आ रहा है। क्लियर है ना, राइट। तो दिस इज द बेंट अप बार। अब यहीं पे हम लोग क्वेश्चन बात कर लेते हैं। मेरे पास में 3 तरीके का रेनफोर्समेंट हो गया, एक हो गया वर्टिकल स्टीरअप, दूसरा हो गया इंक्लाइंड स्टीरअप और तीसरा हो गया बेंट अप बार। अब आप मुझे यहीं पे बताओ, इन तीनों शियर रेनफोर्समेंट में से ऐसा कौन सा रेनफोर्समेंट है जो एडिशनल है, अलग से लगा रहा हूं मैं, टेल मी विच वन इज।
लोग एडिशनल है जो अलग से देते हैं। बस बेंट अप बार ऐसी बार है जो एडिशनल नहीं है, ये मेन रेनफोर्समेंट ही था जिसको हमने बेंट कर दिया सर्टेन एंगल पे, और जो बेंट पोर्शन है वो शियर को रजिस्ट कर रहा है, तो ये एडिशनल नहीं है, नॉट, ये एडिशनल नहीं है। क्लियर आ गया? तो वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप आर एडिशनल रेनफोर्समेंट which is provided when the effect of shear force is considered in the design। अगर मैं shear force का इफेक्ट डिजाइन में कंसिडर कर रहा हूं, और अगर मैं कर रहा हूं और अगर मुझे जरूरत है तो मैं एडिशनल shear रेनफोर्समेंट दूंगा, मतलब एडिशनल मैं क्या दूंगा, रेनफोर्समेंट दूंगा, जो कि जाना जाएगा shear रेनफोर्समेंट से। तो दिस टू आर द एडिशनल, अलग से हम लोग दे रहे हैं, ये एडिशनल नहीं है, मेन रेनफोर्समेंट ही है। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो यहां पे हमारे पास में हो जाएगा दिस इज द बेंट अप बार, तो इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज द वन, लुक एट दिस, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, और ये आगे तक जा रहा है। इसमें और पुराने वाले में अंतर क्या है, पुराने वाले में यहीं तक है, डी डिस्टेंस तक है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूअसली आगे जा रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो आप ये इसमें ध्यान रखिएगा, डायग्राम जब बनाते हो तो ये दिखता रहना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, ये आगे तक जा रहा है। और ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज द L/4 डिस्टेंस। बेंट अप हम जो करते हैं वो L/4 डिस्टेंस तक करते हैं। और अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ A, B, C और D, तो ABCD में से ओनली BC पोर्शन जो है वो शियर को रजिस्ट करेगा। सो हियर वी कैन से दिस इज द वन, ये ओनली जो है BC पोर्शन शियर को रजिस्ट करेगा, राइट। बाकी सारा वही है, इसका जो एरिया हो जाएगा यहाँ पे दैट इज द ASV एंड दिस इज द शियर क्रैक। तो पहले डायग्राम बनाओ फिर इसके पॉइंट लिखते हैं। क्या क्वेश्चन आ गए, डी कैसे ले रहे हैं शुभम, डी फेस ऑफ सपोर्ट से ले रहे हैं क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन डी पे माने हम लोग। इनक्लाइंड सर मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ सर, एक डाउट है, सैंपल और स्पेसिमेन में क्या डिफरेंस है, समझ नहीं आया। बेटा इसका सैंपल और स्पेसिमेन की डेफिनेशन मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखवा चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। स्पेसिमेन एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का सेक्शन होता है। स्पेसिमेन जो है वो स्टैंडर्ड डायमेंशन का एक सेक्शन होता है जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट डेराइव कर सकते हैं, दैट इज द स्पेसिमेन। और सैंपल जो होता है उसमें कम से कम 3 स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है ना। सैंपल जो है कम से कम 3 स्पेसिमेन का एक ग्रुप होता है, तो दैट इज नोन एज, उस ग्रुप का जो नाम है सैंपल है। कैंटिलीवर बीम में क्रैक के चांसेस ज्यादा होते हैं तो वहां जरूरी होता है क्या, बिल्कुल जरूरी होता है। और शुभम डी कैसे आया, क्रिटिकल सेक्शन होता है। ASV का नोटेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे यार ASV इतना बता तो दिया, ये पूरी कहानी लिखवा तो रखी है। वर्टिकल कहाँ से लेना है, फेस ऑफ सपोर्ट से लेना है। दोनों इक्वेशन में ASV सेम है, बिल्कुल सेम है।
स्पेसिंग का फॉर्मूला तो सपोर्ट के नियर जो स्टिरअप के लिए है, बीम के मिडिल में स्पेसिंग कहाँ से निकालेंगे? बी, अच्छा हाँ, ये जो स्पेसिंग का हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो हमने स्पेसिंग के फॉर्मूलेशन लिखे हैं, ये सारे जो भी फॉर्मूलेशन लिखे हैं, दिस इज द एसवी जो लिखा है हमने, ये लिखा है इसके लिए वर्टिकल स्टिरअप के लिए, या फिर अगर मैं इसमें देखता हूं तो ये जो फॉर्मूलेशन लिखे गए हैं वो इस इंक्लाइंड स्टिरअप के लिए हैं, इंक्लाइंड स्टिरअप के लिए हैं, ठीक है ना। ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूं तो क्या होगा, इनके बीच में जो स्पेसिंग होगी, ये स्पेसिंग कितनी होगी ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ये स्पेसिंग कितनी होगी ये मैंने आपको नहीं बताया है। अभी हम जो बात की है वो ओनली हमने शियर एनफोर्समेंट की बात करी है कि उसकी स्पेसिंग क्या होगी। मैं इसके नोट लिखाऊंगा, डोंट वरी। डायगोनल टेंशन क्रैक को बेंट बार का प्रोवाइड करते हैं, इससे तो बिल्कुल न्यूमेरिकल आएंगे, विल डिस्कस राइट नाउ। ओके, तो अब यहाँ पे एक डाउट ये है, एक क्वेश्चन ये है कि सर इधर हम लोग बेंट बार दे रहे हैं तो इधर भी देंगे, तो मैं आपको बता दूं भाई, जब इधर क्रैक शो कर रहे हो तो ऐसे आ रहा है, और इधर अगर क्रैक शो करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसमें जो बेंट बार दिया जाएगा वो बेंट बार दिया जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ये लो, ये ऐसे दिया जाएगा, तो दोनों साइड होगा ना। ये तो हम शो एक साइड का कर रहे हैं, कोई प्रॉपर डिजाइन डिटेलिंग तो शो कर नहीं रहे, एक साइड का शो कर दिया, सेम इसका अपोजिट इधर की साइड होगा। चलिए, सारे डाउट हो गए जो जो यहाँ पे लिखे हुए थे। अब आगे, अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर, बेंट बार्स आर मेन रेनफोर्समेंट, बेंट बार्स आर मेन रेनफोर्समेंट, bent bars are main reinforcement, bent bars are main reinforcement, main reinforcement that bend at any angle, 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 ब्रैकेट में लिखिए 45 डिग्री टू 90 डिग्री, that bend at any angle, ब्रैकेट में लिखिए 45 डिग्री टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली बेंट पोर्शन, only bent portion, only bent portion, only bent portion। अगर मैंने आप सबने यहाँ पे A, B, C और D ये शो करा होगा, तो इसमें ओनली बेंट पोर्शन कौन सा होगा? BC। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ, से BC। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ऊपर डायग्राम बनाया है, जनरल डायग्राम जो है, उसमें जो BC पार्ट होगा वो शियर को रजिस्ट करेगा। तो ओनली बेंट पोर्शन, ब्रैकेट में लिखो से BC, BC ब्रैकेट बंद, will resist the shear, will resist the shear, only bent portion say BC will resist the shear, next point, next point, bent bars are provided, bent bars are provided up to L by 4 distance, up to L by 4 distance, up to L by 4 distance from face of support, up to L by 4 distance from face of support,
L/4 distance from face of support where L is clear span, where L is clear span of beam। इसको मैं L भी लिख सकता हूं और L नोट भी लिख सकता हूं। अब यहाँ पे L नोट का मीनिंग अलग है। अगर मैं BF वाले फॉर्मूलेशन में लिखता हूं तो वहां पे L नोट का मीनिंग दो जीरो मोमेंट के बीच की डिस्टेंस या पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बीच की डिस्टेंस है, अगर BF वाले फॉर्मूले में लिखता हूं। और अगर मैं सामान्यतः इन जनरल अगर मैं किसी बीम के लिए अगर L नोट बोल रहा हूं, इसका मतलब ये रहता है कि ये क्लियर स्पान होगा बीम का, क्लियर स्पान होगा बीम का। क्वेश्चन ये आता है कि सर क्लियर स्पान क्या होता है, ये क्लियर लेंथ क्या होती है? ये क्लियर स्पान बोल दिया, क्लियर लेंथ बोल दो, क्या होता है इसका मीनिंग? कोई बता पाएगा? सिंपल सा दिमाग लगाओ, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज बताई जा रही है, फॉर एग्जांपल मैं ही आपको कोई टॉपिक बता रहा हूं और बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहा हूं जो आपके लेवल पे है ही नहीं। मान लीजिए कुछ ऐसा बोला जा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या आपका कोई दोस्त आपको कुछ बता रहा है और आपके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि बोलना क्या चाह रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हो? यार साफ साफ बता क्या कहना चाहते हो। तो वो जो सारांश बोलता है वही बात होती है। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ लगा लेते हैं कि भाई मेरे पास में अगर बीम के लिए देखता हूं तो बीम के अंदर क्या होता है, बाहर से लेके बाहर तक की जो लेंथ होती है ये टोटल स्पान होता है, ये टोटल स्पान होता है। सेंटर ऑफ सपोर्ट से लेके सेंटर ऑफ सपोर्ट के बीच की जो लेंथ होती है इफेक्टिव स्पान होता है, ठीक है, राइट। अब अगर आपसे पूछे कि बीम का क्लियर स्पान कितना है, तो जो बीम अभी आप देख पा रहे हैं अपने रूम के अंदर, जो देख पा रहे हैं वही क्लियर स्पान है। तो कौन सा पार्ट देख पा रहे हैं? सपोर्ट के अंदर से लेके सपोर्ट के अंदर वाला जो पार्ट है, यही स्पान आप लोग जो है प्रॉपरली देख पा रहे हैं। तो दैट इज द क्लियर लेंथ ऑफ द बीम, या क्लियर स्पान ऑफ द बीम। और शियर फोर्स के अंदर चाहे आप कहीं पे भी, चाहे डिजाइनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, शियर फोर्स में कभी भी इफेक्टिव लेंथ नहीं आएगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन जो है वो फेस ऑफ सपोर्ट पे होता है, इधर भी फेस ऑफ सपोर्ट पे होगा। तो जो लेंथ शियर में काम आएगी वो हमेशा एल नोट ही होगी, वो हमेशा एल नोट ही होगी। एवरीवन क्लियर? तो यहाँ पे लिख लीजिए क्लियर स्पान ऑफ द बीम। तो ये हो जाएगा इनर, ये हो जाएगा स्पान बिटवीन इनर टू इनर, इनर टू इनर फेस ऑफ सपोर्ट, इनर टू इनर फेस ऑफ सपोर्ट। तो फेस ऑफ सपोर्ट के अंदर से अंदर के बीच की दूरी, ये इनर डिस्टेंस, ये इनर फेस हो जाएगा, ये इनर फेस हो जाएगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज द क्लियर स्पान। अगर मैं कॉलम के लिए पूछूंगा तो ऊपर जो बीम है उसके नीचे वाले पार्ट से लेके फ्लोर के बीच की जो लेंथ है, जो कॉलम अभी आप देख पा रहे हैं, दैट इज द क्लियर लेंथ हो जाएगा, राइट। तो ये भी लिख लो क्लियर वाला। और यहाँ पे लिख लेते हैं इन शियर फोर्स ऑलवेज यूज क्लियर स्पान। यानी कि एल नोट यूज करेंगे हम लोग, इफेक्टिव कभी नहीं होगा। बिटवीन सपोर्ट डिस्टेंस गलत हो गया चंदन, एल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? दैट विल बी गिवन, और वैल्यू निकालेंगे कैसे वो आपके पार्ट में नहीं है। स्पेसिंग बिटवीन टू सपोर्ट नहीं, एंड टू एंड डिस्टेंस इज द क्लियर, गलत राजन। दो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस, कुंदन भी गलत, चंदन भी गलत, सारे गलत। चलिए तो हमने क्या पॉइंट लिखा? bent up bars are provided up to L/4 distance from face of support where L is the clear span of the beam
और क्लियर स्पान की डेफिनेशन क्या होगी? स्पान बिटवीन इनर टू इनर फेस ऑफ सपोर्ट। और शियर फोर्स में वहीं साइड में कहीं लिख लो नोट करके, इन शियर फोर्स ऑलवेज यूज क्लियर स्पान, ऑलवेज यूज क्लियर स्पान। ऑलवेज यूज क्लियर स्पान। चलिए, तो ये तो बात हो गई नॉर्मल सी जो हम इस पे जान सकते हैं। चलिए जी, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास जिसके बारे में बात कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर दोस्तों मान लीजिए आपको शियर फोर्स जो ट्रांसफर करना है, शियर फोर्स जो ट्रांसफर करना, सपोज करिए VSU, LSM की बात कर लेते हैं, WSM से देख लेते हैं। तो ये शियर फोर्स हमें ट्रांसफर करवाना है शियर रेनफोर्समेंट के द्वारा, शियर रेनफोर्समेंट के द्वारा। तो आईएस कोड ये कहता है कि जो शियर फोर्स आपको शियर एनफोर्समेंट के द्वारा ट्रांसफर करवाना है, बेंटअप बार जो है ये ओनली इसका 50%, ये ओनली इसका जो है वो 50% लोड, 50% शियर ट्रांसफर करेगी। ओनली माने अभी ओनली लिख लो, इसको आगे फॉर्मूला बताऊंगा एक्चुअल में कितना लेगी। तो ये क्या कहता है कि बेंटअप बार जो है वो इसका 50%, ओनली गलत वर्ड, इसका 50% शियर रजिस्ट करेगी जो आपको ट्रांसफर करवाना है। बाकी 50% के लिए, रिमेनिंग 50% के लिए या तो आप वर्टिकल स्टिरअप लगा दीजिए या फिर आप इंक्लाइंड स्टिरअप लगा दीजिए। रिपीट कर रहा हूं, बेंटअप बार resist only 50% of the shear that transferred by the shear reinforcement. For remaining 50% will provide either vertical stirrup or inclined stirrup. तो बचे हुए 50% के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो वर्टिकल स्टिरअप देंगे या फिर इंक्लाइंड स्टिरअप देंगे। इसका मतलब अगर मैं इसका कंक्लूजन अगर निकालता हूं तो क्या होगा, बेंटअप बार कभी भी अकेली प्रोवाइड नहीं होगी। बेंटअप बार will cannot provided alone, it always provided with combination either with vertical stirrup or inclined stirrup, बेंटअप प्लस वर्टिकल या बेंटअप प्लस इंक्लाइंड, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में होगी। ठीक है, चलिए तो इसका पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बेंटअप बार रजिस्ट बेंटअप बार रजिस्ट only 50% of the shear, only 50% of the shear, only 50% of the shear resisted by shear reinforcement, only 50% of the shear resisted by shear reinforcement, comma, for remaining 50% of the shear, for remaining 50% of the shear remaining 50% of the shear
either vertical or inclined stirrup, provide either vertical or inclined stirrup, either vertical or inclined stirrup, either vertical or inclined stirrup, either vertical or inclined stirrup. नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं. Bent up bar cannot be provided alone. Bent up bar cannot be provided alone. Bent up bar cannot be provided alone. It is always provided with. It is always provided with combination of either vertical or inclined stirrup, either vertical or inclined stirrup, हम इसमें देखें तो क्या होगा दोस्तों, मेरे पास मान लीजिए मैंने एक बार को बेंट किया, फॉर एग्जांपल इसको हटा देता हूं मैं, ये हटा दिया मैंने, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको हटा देते हैं. मान लीजिए मैंने एक बार को बेंट किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक बार को बेंट किया, ये यहां पे कितना शियर को रजिस्ट कर रही है, ये कितना शियर को रजिस्ट कर रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा शियर फोर्स रजिस्टेड बाय